बेहतरीन वक्ता है, वो बड़े शायर है और घंटों बोल सकते हैं। हमारा मंच इतना आज समृद्ध है, कोई भी घंटों बोल सकता है, लेकिन हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं निरंतर कि थोड़ा सा मंच का टाइम भी है, अपने ज्ञान को थोड़ा सा समेटेंगे और हम इस रूप से उसे थोड़ा प्रार्थी है कि को ये शब्द कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब उनका दर्शन इस तरह से तमाम व्रत होते हैं, हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में दोनों में तमाम व्रत होते हैं, लेकिन चांद दिख जाता है तो महिलाएं हिंदू धर्म में व्रत तोड़ती है और मुस्लिम धर्म में लोग रोजा अपना पूरा करते हैं। ये खास तरह है कि वो यहाँ पे आए हुए हैं, बोल रहा बहुत बड़ी बात है। आइए और अपने मुख की तरफ रुक करें, दो स्पीकर और हैं, अपने आप को एकाग्र कर लीजिए क्योंकि अध्यक्ष की आशीर्वाद वचन की तरह उनका होता है 5 मिनट का और लोग वक्ता हमारे बीच में इस मंच के हैं। और आपके अंदर अभी बगल में ही हमारे आजमगढ़ के युवा सांसद हुए हैं, जिनका नाम सभी परिचित है। आइए उनके केसरी के साथ हम सबको आमंत्रित करते हैं, दो तालियों के साथ आपकी गीत को आमंत्रित और एक नाम लाने को मौजूद सुनेंगे। सांसद आजमगढ़ में थे, रैपिकेशन होगा, अंदर रैपिकेशन होगा, नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। इस गीत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अपनी बैकअप कमेटी को कहेंगे प्रोफेसर बालाजी ने बीएचयू से आने वाले हैं, वो लोग उनको रिसीव करने के लिए गुरुनानक के साथ चल जाए। कोऑर्डिनेटर बीएचयू हमारे समापन के मुख्य अतिथि हैं और आइए बाकी कोई नहीं मिलेगा और जोरदार तालियों के साथ जो है मुख्य अतिथि महोदय को सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय प्रधान श्री राम
से आज दीजिए 10-15 मिनट से। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं सचमुच किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। इतना सुंदर और इतने सुंदर विषय पर ऐसा सुसज्जित मंच, इतने सुंदर और इतने विद्वान अतिथिगण, इतने बढ़िया श्रोता, और ये सब कुछ इतना अच्छा है। और ऐसे में मुख्य वक्ता अर्थशास्त्र का विद्यार्थी और विषय कलाम के सपनों में रंग भरती मोदी सरकार के आर्थिक पहलू। बड़ा मुश्किल है इतना खुशनुमा, इतना रंगारंग, इतना प्रसन्न माहौल में किसी नीरस व्यक्ति को आप बुला दीजिए, वह आपको कैसे खुश कर सकता है। आज हम लोग जिस व्यक्तित्व को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं, उसके बारे में कुछ न कुछ इसलिए मात्र कहना है कि यह समय की मांग है, अन्यथा तो 2 दिनों में आपने वह सब कुछ सुन लिया है जो उनके बारे में कहीं भी लिखा पढ़ा गया है। मैं 2-3 बातें सिर्फ उस महान व्यक्तित्व के बारे में कहकर अपने मुद्दे की बात करूंगा जिसके लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी विद्वत्जन, सामने बैठे हमारे सभी प्राध्यापक बंधु, प्राध्यापिका बहनों, प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे मीडिया कर्मी, नेपथ्य में जो सबसे अधिक भूमिका निभाते हैं इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए, वो सभी हमारे सहकर्मी, आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने पावन अवसर पर मुझे इस महाविद्यालय में आने का अवसर प्रदान किया। विशेष करके इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कादिर साहब को और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता डॉक्टर अजय विक्रम जी को, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब शाम है इतनी मत वाली तो रात का आलम क्या होगा। जब मेरा विद्यार्थी अजय विक्रम इतना सक्षम है कि यह रंगारंग कार्यक्रम, यह स्टेज, ये सब कुछ सजा सकता है, तो मुझे लगता है कि मेरा काम सिर्फ उसको बधाई दे देना है और मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो जाए। मैं अजय विक्रम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही इस महाविद्यालय की प्रगति में, जौनपुर की प्रगति में, देश की प्रगति में अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग कलाम साहब को याद कर रहे हैं। आपसे बताएं कि मैंने जितना भी पढ़ा, मुझे हर बार ये लगने लगा कि शायद लिखने वाला कहीं फेल हो गया। और अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि वह नाम जो प्रेरणा शब्द के लिए प्रेरणा बन जाए, वह कलाम है। ऐसा कुछ नहीं बचा। आप भारतीय संस्कृति को देखें तो आप ये पाएंगे कि कलाम साहब
कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ कि शायद गलती से कलयुग में पैदा हो गया। ऐसा व्यक्ति सोच करके भी आप नहीं सोच सकते कि ऐसा व्यक्तित्व किसी का हो सकता है। मैं अपने विषय पर तुरंत आ जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। एक मैं आपको अनुभव बिल्कुल प्रत्यक्ष आपसे शेयर करूं। चाणक्य और विदुर दोनों नीतियों में लिखा है कि विद्वान की विद्वता और सज्जन की सज्जनता विनम्रता के बगैर बेईमानी है। यहाँ तक कि महान ज्ञानी ज्ञानी पंडित ये सब पूंछ कटे जानवर के समान है अगर वो विनम्र नहीं है। तो कलाम साहब की बात आपको बताएं, राष्ट्रपति जब थे उस समय बनारस आए। एयरपोर्ट पर जब उतरे तो प्रोटोकॉल में उनके साथ जिस डिप्टी एसपी को लगाया गया वो मेरा भाई, मेरे मामा का लड़का है। कलाम साहब के सामने वो खड़ा था प्रोटोकॉल में। थोड़ी देर जब बीता तो उन्होंने कहा यहाँ आओ। क्यों खड़े हो? तो जाहिर सी बात है भाई, कर्मचारी क्या कहेगा? वो कहेगा सर मेरी ड्यूटी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। कहे नहीं तुम मेरे बगल में बैठ जाओ। और कलाम साहब ने अपने बगल में बैठा करके उसे फ़ोटो खिंचवाई। वो फ़ोटो मेरे घर पर लगी हुई है। मैं नहीं समझता कि ऐसा इंसान इस कलयुग में, वो भी हिंदुस्तान में, संभव है। तो वो है निराले व्यक्तित्व हैं। उनके बारे में आप कुछ भी कहें सब कम है। वो है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और ख़ास करके हम अध्यापकों के लिए तो हमारी सदियों पीढ़ियाँ उनकी कर्जदार हैं। ऐसा सम्मान दे गए, अगर हम बचा ले जाएं तो ये हमारा सौभाग्य है। थोड़ी देर आपसे विषय पर बात कर लेते हैं। जब हम दिए गए विषय की बात करते हैं तो आपसे बताएं कि कलाम साहब के बारे में थोड़ा कुछ भी आप जान पाएँ, इसके लिए उनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं, तीनों पर आप फोकस करें। इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट किताब जो उन्होंने जानबूझकर लिखी। अगर आप विजन 2020 को देखें, और चूँकि मोदी सरकार भी साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया 2020 और NEP 2020 को अगर जोड़ दिया जाए तो व्हाट ए गोल्डन कोइंसिडेंस। आप कल्पना करिए कि इंडिया 2020 20 साल पहले लिखी जाती है और उसी के ब्लूप्रिंट को रियलाइज करने के लिए जो मॉडल की ज़रूरत है वो NEP 2020 में आता है। इसका मतलब कि कलाम साहब 20 साल पहले हैं और उनके उम्मीदों को प्राप्त करने का प्रयास 20 साल बाद शुरू हो रहा है। और आपसे बताएं, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ। मैं आपको ताली नहीं बजवा सकता, मैं आपको शायरी नहीं सुना सकता, लेकिन मैं सत्य और तथ्य से अपने को इतर भी नहीं कर सकता। जिस इंडिया 2020 के 13 अध्याय में कलाम साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, वह भारत सपने से बहुत दूर है 20 साल के बाद। यह कहकर खुश होने से काम नहीं चलता कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। क्या सचमुच हम अपने मुंह से कह करके विश्व गुरु बन सकते हैं? कलाम साहब ने डेवलप्ड भारत का सपना देखा था, समृद्ध भारत का सपना नहीं देखा था। समृद्धि और विकास के अंतर को अनिवार्य रूप से पहचानिए। आज की डेट में जब आप कहते हैं कि भारत समृद्ध है, गुड, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समृद्ध है क्योंकि USA, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो भारत है। यह मेरे लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है। लेकिन कहते हैं कि कभी खुश फहमी में नहीं जीना चाहिए, तथ्य से मुंह नहीं बोलना चाहिए। जब आप विकास की बात करते हैं, जिस विकास को कलाम ने डिफाइन किया, जिस विकास के लिए उस 10 साल की लड़की ने कलाम को जवाब दिया था कि आई वॉन्ट टू लिव इन ए डेवलप्ड कंट्री, वह अभी शेष है।
जब आप उस पर विचार करते हैं तब आपको अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल की बात होती है। तब आप भुखमरी की बात करते हैं, तब आप पॉवर्टी की बात करते हैं, तब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तब आप SDI की बात करते हैं, तब आप एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। और जब इन सारे मुद्दों पर देश को परखा जाता है, अभी आपसे बताएं कि हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई। आश्चर्य होगा आपको ये जान करके कि हम चाहे जो दावे करें, हालांकि सरकार डिनाई करती है कि वो रिपोर्ट ही गलत है, लेकिन उस सरकार की रिपोर्ट को हम और आप सब भले मान लें कि डिनाई करते हैं कि रिपोर्ट गलत है, लेकिन जिस मेथडोलॉजी से पूरे दुनिया का कैलकुलेशन हुआ उसी मेथडोलॉजी से मेरा भी कैलकुलेशन हुआ और उस हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, बिगड़ गई। हम बगल के अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नीचे हैं इसमें। तो हमको इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारी मजबूती अपने साथ है, लेकिन हमको अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गरीबी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल जो गरीबी का मापदंड है $1.25 डे, उसमें दुनिया की 1/3 आबादी हिंदुस्तान में रहती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा हमें प्रयास करने की भी ज़रूरत है कि हम इस पर भी फोकस करें। हेल्थ की आप बात करें तो जिस हेल्थ की बात आपसे बताएं, एक छोटा सा अनुभव, भूटान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हिंदुस्तान से बेहतर है। लेकिन आपको मैं प्रमाण भी बताऊं, मैं भूटान घूमने गया था, मेरा ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, मेरा गाइड था, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारे परिवार में लोग क्या क्या करते हैं। उसने कहा मेरा बेटा मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि ये ड्राइवर है, गाइड है और गाड़ी चला रहा है, इसका बेटा मेडिकल कैसे कर सकता है। तो मैंने पूछा तो बड़ा खर्चा आता होगा। उसने कहा नहीं साहब, शिक्षा मुफ्त है। ये अपने आप में, और तब जब मैंने देखा इकोनॉमिक्स में SDI में ऊपर, तो मुझे लगा कि क्यों SDI में ऊपर है, जबकि आर्थिक रूप से तो कहीं नाम ही नहीं है। आर्थिक समृद्धि में तो पूरी दुनिया में वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। खुश बहुत है। खुश क्यों है? खुश इसलिए है कि खुश किसी सामान से कोई होता ही नहीं है। खुश होना तो माइंडसेट है। आपके पास 99 रुपया है, आप 100 करना चाहते हैं तो आपसे बेचैन दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पास 1 रुपया है, मैं 2 रुपया नहीं चाहता हूँ, तो मुझसे सुखी कोई धरती पर नहीं है। तो एजुकेशन सबके लिए, क्वालिटी एजुकेशन, स्टैंडर्ड एजुकेशन, मेडिकल की, टेक्नोलॉजी की, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट, ये कलाम का सपना है। कलाम का सपना ये नहीं है कि बच्चा जब हमको दिखाई पड़ जाए तब उसे 500 मांग लो। कलाम का सपना सबको स्वास्थ्य है। ऐसा नहीं कि अगर अस्पताल में भर्ती हो जाए तो यह डर लगता है कि डॉक्टर किडनी न निकाल ले। बुरा मत मानिए कि खराब भी लग सकता है आपको। देश की वर्तमान स्थिति ऐसी ही है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ ये रिस्क है। और आप कल्पना करिए जब देश में इतनी अविश्वसनीयता हो जाए, तो वकील के पास आप जाएं तो आपको यह डर लगे कि कहीं विरोधी से न मिल जाए। अध्यापक के पास आप जाएं तो आपको यह डर लगे कि कहीं आपको गलत न पढ़ा दे। डॉक्टर के पास आप जाएं तो आपको यह डर लगे कि आपकी किडनी न निकाल ले। अरे इतना अविश्वास अगर पैदा हो गया देश में तो कैसा विश्वगुरु यार, कैसी अच्छाई, किसका ढोंग पीट रहे हो, किसका ढिढोरा पीट रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, आने वाली पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हो। सही सही बताओ ना जो चल रहा है। अपने आसपास देख लो ना, क्या देश है। देश भौगोलिक सीमा है। राष्ट्र तब बनता है जब गांधी का तिलिस्म काम करता है, जब हर व्यक्ति ये सुनिश्चित करता है कि किसी की आंख में आंसू नहीं है। जब किसी की आंख में आंसू नहीं है तब देश राष्ट्र बनता है। यही कलाम ने अपनी किताब में कोट किया कि उस तिलिस्म को फॉलो करो। तो जब हम आर्थिक पहलू पर बात करते हैं तो हमको इन बेसिक मुद्दों पर, हमारी शिक्षा कितनी मुफ्त है, कितनी क्वालिटी की है, अमीर और गरीब हर व्यक्ति एक जैसी शिक्षा का अधिकारी हो,
अमीर और गरीब हर व्यक्ति एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकारी हो, अमीर और गरीब सब एक साथ चलें, कोई भेदभाव ना हो, बेस्ट क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेस्ट क्वालिटी का अस्पताल हो, बेस्ट क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हो, कोई भेदभाव ना हो, पार्शियलिटी ना हो, कोई रिजर्वेशन ना हो। ये सारी चीज़ें जब हो तब देश राष्ट्र बनता है। और कलाम साहब ने अपनी विज़न में जिस भारत का सपना देखा था वो यही भारत है। निश्चित रूप से इस सपने को प्राप्त करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, बहुत प्रयास कर रही है। आप अगर सरकार की नीतियों को एक मिनट के लिए देखें तो आप ये पाएंगे कि शुरू से, चाहे वह वित्तीय समावेशन की बात हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, चाहे इनोवेशन की बात हो, हर क्षेत्र में सरकार दृढ़ता से लगी हुई है। जनधन योजना है, आधार है, मोबाइल है, एजुकेशन में नई शिक्षा नीति है निश्चित रूप से। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मेक इन इंडिया है, भारत में बनाओ, स्टार्टअप्स हैं, सुविधाएं हैं, ये जो विशेष प्रकार की योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं उनमें कोई दोष नहीं है। स्मार्ट सिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी गति शक्ति योजना का नाम आपने सुना होगा, जिसमें भारतमाला, सागरमाला, भारतनेट, रेलवे का विस्तार, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड एफर्ट है। उड़ान है, रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर के, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान जिसको आप कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेट्रो है, वंदे भारत है। सवाल सिर्फ यह है कि इन सब के अनाउंसमेंट, इन सब का वास्तव में रियलाइजेशन और इन सब का आम आदमी को एक्सेस कितना है। मेट्रो हमने चला दी, अभी लखनऊ में गया था, मैंने मेट्रो देखी, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है, लेकिन पूरी की पूरी मेट्रो खाली चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि मेट्रो की कीमत वह नहीं है जो आम आदमी उसका इस्तेमाल कर सके। तो विकास मेट्रो चलाना नहीं है, विकास मेट्रो में हर आदमी का बैठ जाना है। तो जब तक मेट्रो में हर आदमी नहीं बैठ पाता, मेट्रो चलाने से क्या फ़ायदा है किसी को? बहुत सारी चीज़ें मेरे व्यक्तिगत विचारों से मेल नहीं खाती, वो अलग बात है, लेकिन सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए हम सब को, आप जहाँ पर हैं, मैं कहता हूँ जिस पॉइंट पर आप हैं वहाँ अगर आप ईमानदार नहीं हैं, नैतिक नहीं हैं, कर्तव्यनिष्ठ नहीं हैं, अगर आप समर्पित नहीं हैं, अगर आप में राष्ट्र प्रेम नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ, नीतियाँ कुछ नहीं कर सकती, नीतियाँ बदलने की नहीं, नीयत बदलने की ज़रूरत है इस देश को। दिल पर हाथ रख करके आप अपने से पूछ लीजिए, चाहे जो जिस कैपेसिटी में यहाँ बैठा है, मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, विद्यार्थी से, प्राध्यापक से, प्राचार्य से, प्रबंधक से, क्या वह ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है? अगर जवाब हाँ मिल जाए तो ये राष्ट्र विकसित होगा, अन्यथा उल्टा टन जाए देश, कुछ नहीं होगा। जिन आप विकसित देशों की तुलना करते हैं, एक बार आप वहाँ जाकर देखिए, वहाँ राष्ट्र नहीं विकसित है, वहाँ व्यक्ति विकसित है। वहाँ राष्ट्र नहीं बताता कैसे रहना है, लोग बताते हैं राष्ट्र को कैसे रहना है। आपसे बताएं, ताज्जुब होगा, क्षमा कीजिएगा 2-4 मिनट बढ़ जाएगा तो, ताज्जुब होगा कि हम लोग फ्रांस में ल्यूव्र म्यूज़ियम में गए, सर कम से कम 5000 की भीड़ वहाँ इकट्ठा रही होगी, कम से कम टिकट लेने के लिए लाइन में। और यकीन मानिए कि लाइन में एक दूसरे से बीच की दूरी कम से कम 2 फीट थी, और आने वाला हर आदमी अपनी जगह पर खड़ा हो रहा था, उस 2 फीट को भरने का प्रयास नहीं कर रहा था। और 100% अनुशासन जिसको आप कहते हैं। सिंगापुर में मैंने देखा कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हर जगह 20 साल 21 साल की लड़कियां सिर्फ इसलिए खड़ी हैं सुरक्षा में, ध्यान दीजिएगा, गनर नहीं खड़े हैं सुरक्षा में, 20-21 साल की लड़कियां बिल्कुल एकदम खाली हाथ इसलिए खड़ी हैं कि यू हैव टू मूव दिस वे, यू हैव टू मूव दैट वे, बस इतना बताने के लिए। पूरे देश में आपको पुलिस दिखाई नहीं पड़ती है। यह लोगों का अनुशासन है,
ये लोगों ने देश को अच्छा बनाया है ज़बरदस्ती। और यकीन मानिए, अगर भय से और दंड से अनुशासन बन रहा होता तो हम सदियों से दंड भी देते आ रहे हैं और भय भी पैदा करते चले आ रहे हैं। अपराध रोज़ के रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। अपराध तभी बंद होंगे जब हम आप ठीक होंगे। मैं अपने विद्यालय में अपने बच्चों के इंट्रोडक्शन में उनको यही बताता हूँ कि मुझे कभी तुम्हें डांटना न पड़े, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगे अपने कैंपस में। और 11 महीने में मैंने अपने किसी छात्र को डांटा नहीं है। तो जब विद्यार्थी अपने से अनुशासित रहेगा, जब विद्यार्थी खुद समझेगा कि मुझे ये करना है, तभी देश अच्छा होगा, तभी हमारा राष्ट्र अच्छा होगा। ये किसी के कहने से नई शिक्षा नीति लागू हो गई इसलिए स्ट्रक्चर नहीं बदल जाएगा। नई शिक्षा नीति के रिक्वायरमेंट पर अध्यापक को, विद्यार्थी को, प्रशासन को, विश्वविद्यालय को, सबको उतरना पड़ेगा। सबको जान देकर उसे लागू करने का प्रयास कराना पड़ेगा, तब जाके लागू होगी। तो जिस सपने की बात कलाम साहब ने कही, वह वास्तव में इसी सपने की थी कि सब बराबर हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक। ये मेरी समझ में ही नहीं आता है कि कोई भी डिवाइड क्यों है इस देश में, किसी डिवाइड का क्या मतलब है। और मुझे तो ये लगता है, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसे आप कतई कोट मत करिएगा कहीं, कि अंग्रेज इस देश में आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। कम से कम हम सब लोग एक हो गए। अगर न आए होते तो मुझे लगता है कि जो विवाद हमने शुरू कर रखा है, ये 20 सैकड़ों साल पहले पता नहीं कितना देश बिगड़ जाता अच्छा होने के बजाय। उन्होंने हमको एक बना दिया। अभी हसीन साहब कह रहे थे कि तमाम रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, ये सब लोग एक झंडे के नीचे हुए। किसने किया ये अंग्रेजों के अत्याचार ने किया। अच्छी बात है, किसी भी कारण से हुए, एक तो हुए, और हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे। कोई भी डिवाइड हमें बांट नहीं सकता। बस सिर्फ हमें अपने माइंड सेट में ये बात रखने की ज़रूरत है कि इंसान सिर्फ अच्छा होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि समाज ने आपको क्या क्या दिया, महत्वपूर्ण यह है कि आपने समाज को क्या क्या दिया। हमेशा हम इस पर कोसते रहते हैं कि माँ बाप ने नहीं किया, भाई ने नहीं किया, रिश्तेदार ने नहीं किया, फलां ने नहीं किया। अरे कभी ये तो सोचो तुमने क्या किया उनके लिए। और जब आप देने पर उतारू होते हैं तो सबको मिल जाता है, लेकिन जब आप लेने की फिराक में रहते हैं तो किसी को नहीं मिलता। तो कहते हैं कि कलाम साहब उस कहावत के चरितार्थ हैं कि उस पथ की कठिन परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कोई ऐसी स्थिति उनके पक्ष में नहीं थी। मैं अपने विद्यार्थियों से क्लास में कहता हूँ कि तुम्हारा भाग्य है कि तुम गरीब हो, इसीलिए तुम जीवन में सफल होगे। इसे कभी भी गलती से कमजोरी में समझना, क्योंकि तुम्हारे ही सामने विजन है, उसे मिशन मोड में पूरा करने की ज़रूरत है। लक्ष्य तुमको जरूर मिलेगा। इसी के साथ क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, मुझे चूँकि अजय ने बताया था कि आपको विषय पर बोलना है, तो मैं तो 4-5 पन्ने लिख कर लाया था। सोचा था मुझे कि 2 घंटे बोलना पड़ेगा, लेकिन जब अजय ने मना कर दिया कि बोलना ही नहीं है, तो फिर मुझे लगा कि अब विषय में जाने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य बात से ही बात हो जानी चाहिए। और मैं इस बात से अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे कम से कम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में 2 शब्द कहने का अवसर प्राचार्य जी ने दिया, अजय जी ने दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय